हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हमारा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 70 में। आज आप एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वाटर पोटेंशियल, जल विभव अपन पढ़ेंगे। वाटर पोटेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत तरीके से आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको आपको समझना है, तो आप जल की गति अच्छे से समझ जाएंगे। यस बेटा, तो देखो वाटर पोटेंशियल, जल विभव होता क्या है। तो अपन क्या कहते हैं बेटा, जल विभव की जब अपन डेफिनेशन अपन देते हैं तो सीधी सी बात अपन कहते हैं बेटा कि शुद्ध विलायक यानी प्योर वाटर। यस बेटा, तो शुद्ध विलायक तथा विलयन में उपस्थित विलायक के बीच अपन कहें बेटा मुक्त ऊर्जा यानी फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यस बेटा, तो शुद्ध विलायक एकदम प्योर वाटर, शुद्ध विलायक और विलयन में उपस्थित विलायक के बीच अगर अपन मुक्त ऊर्जा के अंतर को अपन देखें तो जल विभव कहते हैं। यस बेटा, यानी शुद्ध विलायक में जो मुक्त ऊर्जा है वही क्या है, जल विभव। यस बेटा, दूसरे शब्दों में देखो अपन कहें कि भाई दूसरे शब्दों में जल की अपने तंत्र से मुक्त होने की प्रवृत्ति को ही अपन क्या कहते हैं बेटा, जल विभव कहते हैं। यानी बेटा अपने सिस्टम से फर्तक होना चाहता है, वो गति करना चाहता है। यस, तो दूसरे शब्दों में अपन कहें कि जल के अपने तंत्र से मुक्त होने या तंत्र से फर्तक होने की प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं बेटा, जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विभव, है ना, मुक्त होने या फिर फर्तक होने। यस बेटा, उसी को अपन क्या कहते हैं, जल विभव। और फिर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जल विभव जो वाटर पोटेंशियल है, जल विभव DPD, जो आपको अभी मैंने पहले कंसेप्ट आया था पिछले लेक्चर में, DPD है ना। तो पहले देखो मैं बोलूं कि वाटर पोटेंशियल, है ना, वाटर पोटेंशियल DPD का ही एक अधिक यथार्थ या वास्तविक प्रदर्शन है ना बेटा। तो देखो कि जो जल विभव है ये मॉडर्न कंसेप्ट है, आधुनिक अवधारणा है। और आपने कहा कि जल विभव वाटर पोटेंशियल DPD का ही एक अधिक यथार्थ, जो ज्यादा मीनिंग रखता है और वास्तविक प्रदर्शन है, जहां वाटर की एनर्जी के बेसिस पे ही वाटर की मूवमेंट की बात की जाती है, जल की ऊर्जा के आधार पर ही जल की गति की बात की जाती है बेटा, है ना। वहां विलय को प्रभावी बनाया गया था, बात को समझे। और डिफ्यूजन प्रेशर यानी विसरण दाब के अंतर को लिया गया था कि विसरण दाब में कमी कितनी आई, तो वो जो अंतर या जो कमी थी उसको आपने DPD कहा था। तो आप समझते हैं कि जल विभव वाटर पोटेंशियल DPD का ही एक अधिक यथार्थ और वास्तविक प्रदर्शन है। अपन इसको देखो बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे और आप समझ सकते हैं कि जल विभव का कंसेप्ट, ये जो वाटर पोटेंशियल की अवधारणा थी, जल विभव का कंसेप्ट आप समझ सकते हो बेटा कि जो स्लेटर और टेलर वैज्ञानिक ने दिया। तो जल विभव का कंसेप्ट स्लेटर व टेलर ने दिया। इन्होंने जल विभव का कंसेप्ट दिया था, जो आधुनिक सिद्धांत था। मैं आपको बताऊं बेटा, स्लेटर और टेलर ने। यस, और आप अच्छे से जानते हैं कि जल विभव को अपन किससे दर्शाते हैं, या फिर पहले से अपन ऐसे कहें कि जल विभव का मापन
साइक्रोमीटर द्वारा होता है। जल विभव का मापन बेटा किसके द्वारा होता है? साइक्रोमीटर के द्वारा होता है। यस, और अपन कहें कि इसे साई यानी आप जानते बेटा कि इसे साई के द्वारा दर्शाया जाता है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि इसको अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं? साई के द्वारा अपन इसको दर्शाते हैं। किसको? वाटर पोटेंशियल को। यानी यहाँ साइलेंट रहता है, PSI होता है, P साइलेंट रहता है, साई के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब देखिए बेटा, अपन एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, आराम से आप आ जाएं। यस बेटा, देखो कि रियली में जो अपन बात बेटा कि वाटर पोटेंशियल है वो क्या है कि देखो जल विभव, जल में अपन कहें बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि जल विभव जो वाटर पोटेंशियल है, जल विभव जल में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा का माप है ना बेटा। जो जल विभव है वो जल के अणुओं में, अपन बात करें बेटा कि मतलब जल में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का माप है, मुक्त ऊर्जा का माप है। बात को समझ रहे हैं? यानी फ्री एनर्जी का ही माप है। अपन कहते हैं ना बेटा कि देखो मतलब ऊष्मा गतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा गतिकी में अपन बात बेटा कि जल की मुक्त ऊर्जा जल विभव कहलाती है ना बेटा। अपन कहते हैं ना कि देखो जो थर्मोडायनेमिक्स है तो ऊष्मा गतिकी में फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। यानी अपन कहेंगे कि फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल है ना बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन ने कह दी। यस बेटा, और मतलब अपन देखो अभी आगे बात करेंगे कि बेटा जल विभव जल में जल के अणु की मुक्त ऊर्जा का माप है। ऊष्मा गतिकी में जल की मुक्त ऊर्जा जो होती है उसको आप क्या कहते हैं? जल विभव कहलाती है, जो मुक्त ऊर्जा होती है। यानी फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। इसको अपन देखो बहुत अच्छे वे में समझेंगे। अर्थात अपन कहें बेटा कि जल के अणुओं की कुल स्वतंत्र ऊर्जा जो गति में प्रयुक्त होती है, जल के अणुओं की कुल स्वतंत्र ऊर्जा, जल के अणुओं की कुल स्वतंत्र ऊर्जा जो फ्री एनर्जी है जो गति में प्रयुक्त होती है, वही क्या है बेटा? वो जो फ्री एनर्जी का माप है वही क्या है बेटा? जल विभव है। वही क्या है? जल विभव। अच्छा सुने, बहुत ही अच्छी बात आपको मैं बताऊंगा। मतलब ये कहीं पर भी जल की गति को समझने के लिए है ना बेटा, वाटर की मूवमेंट को समझने के लिए, जल के अणुओं की गति को, जल की गति को समझने के लिए जल विभव एक आधारभूत अवधारणा है। यानी बेटा आप कहते हो कि फंडामेंटल कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट। यस, यानी अपन कहें बेटा कि वाटर पोटेंशियल इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट। जल विभव एक आधारभूत अवधारणा है। वाटर पोटेंशियल इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट। जल की गति को समझने के लिए जल विभव एक आधारभूत अवधारणा है। यस बेटा,
देखो मैं आपको समझाऊंगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वे के अंदर कि देखो बेटा, मैं आपको ऐसे कहूंगा, सीधी सी बात जो आपको एनसीईआरटी में बता रखी है कि देखो जो जल के अणु हैं वो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी धारण करते हैं, है ना। अपन कहते हैं कि जल के अणु गतिज ऊर्जा धारण करते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। यस बेटा। भाई देखो, आपको तो वहां ऐसे बताया गया है कि देखो किसी भी सिस्टम में जल हो, किसी भी तंत्र में जल हो, तो जब वो लिक्विड में, द्रव में या गैस में रहता है तो उसके जो अणु हैं वो यादृच्छिक गति करते हैं, और वो यादृच्छिक गति तीव्र रूप से भी कर सकते हैं और एक कांस्टेंट यानी एक स्थिर चीज से भी कर सकते हैं। तो वो ही उनकी मुक्त ऊर्जा का माप है, वो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, आपको तो पहले ऐसे बताया गया है एनसीईआरटी में कि अपन एक जल को बिल्कुल इकट्ठा कर दें बांध में, तो वहां अपन स्थितिज ऊर्जा ले लेते हैं। हालांकि जल वहां से पृथक, वहां से गति करना चाहता है तो गति आ जाएगी, है ना, लेकिन अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा ले लेते हैं। फिर अपन जल को गिराते हैं गुरुत्व प्रभाव, बहुत टरबाइन पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपन गिराते हैं ना बहुत तेजी से, तो वो तो गुरुत्व के प्रभाव में गिरेगा। लेकिन नॉर्मली वो तो गुरुत्व के प्रभाव से गिरेगा ऊपर से नीचे, लेकिन अपन नॉर्मली जल के अणु गतिज ऊर्जा धारण करते हैं। यानी कोई भी तंत्र है जहां कोई भी पात्र है जिसमें जल के अणु हैं, तो वो आप जानते हो बेटा कि यादृच्छिक गति करते हैं, और वो यादृच्छिक गति तीव्र रूप से भी हो सकती है और एक स्थिर रेट से भी हो सकती है। बात को समझे? तो ये बात है। अब देखो वहां अगर अपन इस चीज को, उस यादृच्छिक गति को अगर अपन एक नेट मूवमेंट में, एक निश्चित दिशा में गति में बदल दें, तो कैसे बदल दें? जैसे अपन दो तंत्र, यस बेटा, तो दो तंत्र है मान लो, तो आपको अच्छे से पता है बेटा कि मान लो एक तरफ आपने एकदम प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर, एकदम शुद्ध जल। अब ये प्योर वाटर है, तो आप जानते हैं बेटा कि ये अपने तंत्र से मुक्त होने की प्रवृत्ति इसकी ज्यादा है, यानी इसके अणुओं में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है, फ्री है अणु गति करने के लिए, क्योंकि एकदम शुद्ध जल है, शुद्ध जल, प्योर वाटर। तो अपन ने नहीं कहा था कि प्योर वाटर है तो जल की सांद्रता ज्यादा है, तो अधिक गति, और विसरण दाब भी क्या है? ज्यादा है, अधिक विसरण दाब। यस। अब मान लो आपने एक दूसरा तंत्र लिया जिसमें विलायक तो है ही, लेकिन आपने उसके अंदर कुछ विलेय के कण डाल दिए। विलेय के कण, ये लो जी, आपने क्या डाल दिए बेटा? विलेय के कण, ये लो जी। अब विलेय के कण डालते आप जानते हो कि जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आई, यानी उनकी मुक्त ऊर्जा में क्या आई? कमी। यस बेटा। तो मुक्त ऊर्जा में कमी आई। अब इधर मुक्त ऊर्जा ज्यादा, इधर मुक्त ऊर्जा कम, तो भाई जल तो अपनी अधिक मुक्त ऊर्जा से कम मुक्त ऊर्जा की ओर, या अधिक गतिज ऊर्जा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कम काइनेटिक एनर्जी की ओर नेट मूवमेंट होने लग जाएगी। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, यदि हम इन दोनों पात्रों को क्या कर दें? जोड़ दें। ये लो आपने जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया। अब आपने पता किया था कि भाई विलेय के कण डालते ही जल की सांद्रता कम हुई और जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हुई, मुक्त ऊर्जा क्या हुई? कम हुई। तो फिर जल अपनी अधिक मुक्त ऊर्जा से कम मुक्त ऊर्जा की ओर जाने लग गया। बात को समझे? अपनी अधिक मुक्त ऊर्जा से किधर जाने लग गया? कम मुक्त ऊर्जा की ओर जाने लग गया। यस बेटा। इसका मतलब बेटा सीधी सी बात है कि जल की गति जो हमेशा होती है, मैं यहां पे ऐसे कहूंगा, यस बेटा, देखो कि जल की गति
ये लो बेटा कि भाई जल की गति हमेशा, ऐसे कह दूं, अधिक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा की ओर, अधिक मुक्त ऊर्जा से कम मुक्त ऊर्जा की ओर, या अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर। तो जल की गति हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। यस बेटा। और जल विभव को अभी आपने कहा था कि जल विभव को साई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा? साई से। यस। या जल के अणु एक दाब डाल रहे हैं तो इसको अपन एक प्रेशर की वैल्यू में अपन लेते हैं, यानी जल की गति हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। जल विभव को अपन साई से दर्शाते हैं, तो ये जैसे साई डब्लू। यस बेटा, क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अपन नेक्स्ट बात अपन करते हैं बेटा कि इसको आपने किससे दर्शा दिया? साई से। और इसका अपन मापन जब अपन करते हैं तो पास्कल, दाब की यूनिट जो पास्कल होती है, तो मापन की इकाई क्या होती है बेटा? मापन की इकाई पास्कल या बार, तो पास्कल होती है। और 1 मेगा पास्कल 1 एमपीए बराबर क्या होती है? 10 बार। 10 बार। बात को समझे? तो ये मापन की इकाई होती है। अब बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि फिर अपन एक बात कहेंगे, यस, कि शुद्ध जल होता है, एकदम प्योर वाटर, अशुद्ध जल, कोई विलय नहीं, एक भी कण नहीं, तो शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिकतम होता है। यस बेटा। तो अपन क्या कहते हैं कि शुद्ध जल यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल रखेगा, तो अपन कहेंगे बेटा कि शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है। यस बेटा। तो शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है। बात को समझ रहे हो आप? यस बेटा। और फिर अपन कहें बेटा कि अपन ने कहा था कि बेटा लिक्विड और गैसेज में जब जल रहता है तो उसके अणु यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जो दोनों प्रकार की हो सकती है, तीव्र गति भी हो सकती है और मतलब एक नियत दर कांस्टेंट रेट से भी हो सकती है। लेकिन जब अपन ऐसे दो पात्र के जल को अपन यहाँ जोड़ देते हैं तो जिधर जल विभव ज़्यादा है, मुक्त ऊर्जा ज़्यादा है, या जिधर आपकी कम है, इधर गतिज ऊर्जा कम है, मुक्त ऊर्जा कम है, तो फिर जल नेट मूवमेंट करने लग जाता है और जल अपने अधिक जल विभव से किधर जाता है? हमेशा निम्न जल विभव की ओर। जल हमेशा अधिक जल विभव से किधर जाता है? निम्न जल विभव की ओर जाता है। और फिर अपने कहा कि जल की गति हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होती है। जल विभव को आप साई से दर्शाते हैं, मापन की इकाई पास्कल या बार, और 1 मेगा पास्कल 10 बार। शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी होती है। यस बेटा। अब देखिएगा कि भाई शुद्ध जल की वैल्यू सबसे अधिक होती है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ, तो बेटा अपन ने कहा कि भाई वही लाइन वापस की, शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिक होता है। यस बेटा। यानी अपन कहें कि हैंस इट इज ऑब्वियस दैट, इसलिए ये माना जाता है ना, यानी दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट, प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। और ध्यान दो कि इधर का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा, इधर का कम, तो इधर अधिक मुक्त ऊर्जा, इधर कम मुक्त ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा की प्रवणता जो ग्रेडियंट है, मुक्त ऊर्जा की प्रवणता के अकॉर्डिंग तो जल जा रहा है ना, यानी जल का एक क्या हो रहा है? जल का विसरण ही तो हो रहा है, जल का विसरण, क्योंकि मुक्त ऊर्जा की प्रवणता के अकॉर्डिंग जा रहा है, उच्च से निम्न। तो रियली में जल का क्या हो रहा है? विसरण। तो अपन ने कहा बेटा कि प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। यस बेटा।
क्लियर। अब देखिए अपन कुछ केस स्टडी करेंगे कि एक सामान्य केमिस्ट्री में विलयन के लिए क्या बात होती है और जैविक तंत्र में यानी बायोलॉजी के अंदर एक सेल, बंद सेल पादप कोशिका के लिए क्या लगेगा। यानी अब यहाँ जल विभव को वैसे दो घटक निर्धारित करते हैं, एक होता है साई एस सोल्यूट पोटेंशियल, साई एस सोल्यूट पोटेंशियल या ओस्मोटिक पोटेंशियल, विलय विभव या प्राशन विभव, और एक आपका होता है प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव। खैर अपन उन बातों से पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो केस के अकॉर्डिंग अपन इसको लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, जैसे अपन सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं, फिर एक एक बात अपन करेंगे। यस बेटा, तो देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट तो समझना भाई, मैं यहाँ अलग लाइन से लिख देता हूँ, केस फर्स्ट। तो बेटा समझना, देखो केस फर्स्ट क्या है, क्या कहता है आपको केस फर्स्ट, और इसके अकॉर्डिंग देखना हो कारक, सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। तो आप जानते हो बेटा कि केस फर्स्ट कहता है कि भाई शुद्ध जल, शुद्ध जल जो ऊपर लिखा है मैंने, शुद्ध जल का जल विभव ग्रेटेस्ट, सबसे मैक्सिमम, जल विभव मैक्सिमम होता है। लेकिन अपन परवणता का अंतर दर्शाने के लिए या दाब का अंतर दर्शाने के लिए जिसको क्या माना जाता है, यानी द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, यानी शुद्ध जल का जल विभव मैक्सिमम, और अपन कहते हैं कि शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप, मानक ताप यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मानक दाब सॉरी मानक ताप व मानक दाब यानी वायुमंडलीय दाब पर, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर से कोई तुम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं करो, एक्स्ट्रा प्रेशर अतिरिक्त कोई भी दाब नहीं लगाओ। तो शुद्ध जल का जल विभव ऐसे कहेंगे अपन, शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव। आपने कहा बेटा केस स्पष्ट, मानक ताप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और मानक दाब वायुमंडलीय दाब पर कितना लेते हो आप, जो अधिकतम जो कितना होता है, 0, शून्य होता है। यस बेटा, उसको कितना कंसिडर करते हो, 0 कंसिडर करते हो, है ना बेटा। यानी अपने कहें कि द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर यानी केवल वायुमंडलीय दाब, बाहर से कोई अतिरिक्त दाब नहीं, तो फिर कितना माना जाता है, वो होता नहीं कितना कंसिडर किया जाता बेटा, 0 माना जाता है। केस स्पष्ट, वो 0 क्यों माना जाता है कि भी 0 मानकर अब आप विलय मिलाओगे तो सोल्यूट पोटेंशियल आएगा ना, विलय विभव, तो आप अंतर को बता सको। जैसे वहां आपने क्या किया था, शुद्ध जल में विलय नहीं था तो ओपी प्राशन दाब को 0 मान लिया था, फिर विलय मिलाते गए थे तो उसको प्लस करते गए थे, नहीं 0 से प्लस में अंतर बता दिया था, यहाँ 0 से माइनस में अंतर बता दोगे। और बेटा आप चाहे 0 से +5 पे जाओ, चाहे 0 से -5 पे जाओ, बात तो बराबर है। अंतर, क्योंकि दाब कोई माइनस नहीं होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण वो चिन्ह इसलिए दिया जाता है, वो अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अंतर को। तो ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और मानक दाब वायुमंडलीय दाब पर जब अपन कोई अतिरिक्त दाब नहीं लगाएं तो कितना होता है बेटा, 0। ये आपका केस स्पष्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, केस स्पष्ट। अब देखिए केस सेकंड क्या है, जो इसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि मान लो इसका आपने कितना कंसिडर्ड किया, मानक ताप दाब पर 0। अब यहां आप क्या ऐड कर रहे हो, थोड़ा सा सोल्यूट विलय कर रहे हो ना, तो विलय ऐड करते ही जल की मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी या वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, घटेगा विलय के ऐड करने से। यस, तो वो आप समझ सकते हो बेटा कि आपका देखो केस सेकंड बन जाएगा। तो केस सेकंड क्या बनेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वे से समझाता हूं आपको। यस बेटा, केस सेकंड, जिसकी पहले मैं आपके सामने हेडिंग डाल देता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा देता हूं।
यानी वो जो दो कारक, दो घटक अब आएंगे जो जल विभव को निर्धारित करते हैं। यस बेटा, तो देखिएगा कि केस सेकंड क्या है, इसकी मैं आपके सामने हेडिंग डाल देता हूं। एक घटक आएगा साई एस, साई एस, तो साई एस को अपन कहेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब विलेय विभव, या इसको कह सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रासरण विभव। अच्छा जी, देखो अब इसके अकॉर्डिंग जो केस सेकंड है कि आपने उस शुद्ध जल में थोड़ा सा क्या ऐड किया बेटा, सम सोल्यूट, कुछ विलेय ऐड किया। विलेय ऐड करते ही मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी, या जल विभव उसका क्या होगा, डिक्रीज, कि जल के अणु गति नहीं कर पाएंगे तो कमी आएगी ना। तो आप जानते हैं कि वो जो कमी आएगी वो किसके बराबर है, सोल्यूट पोटेंशियल के कारण। तो आप जानते हैं कि आप विलेय के योग के कारण, विलेय के योग आप ऐड कर रहे हो सम सोल्यूट, कुछ विलेय की मात्रा, तो विलेय के योग के कारण जल विभव या मुक्त ऊर्जा में आई हुई कमी, मुक्त ऊर्जा में आई हुई कमी को सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी बेटा मतलब क्या हुआ कि मानक ताप दाब पर कोई अतिरिक्त वायुमंडलीय दाब आप नहीं लगाओ तो शुद्ध जल का आप जल विभव कितना कंसिडर्ड कर रहे हो, मान रहे हो, कितना हो, 0। ये बेटा 0 आप मान रहे हो अंतर देने के लिए। अब थोड़ा सा विलेय ऐड किया, सम सोल्यूट ऐड इन प्योर वाटर, कुछ विलेय ऐड किया, योग किया किसमें, उस शुद्ध जल में। तो विलेय के योग के कारण जल विभव या मुक्त ऊर्जा में आई हुई कमी को आप क्या कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल, या आप जानते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यस बेटा, अब देखो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन यानी क्या इससे क्या सार्थक बात निकलती है ना। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन ये निकलता है बेटा, पहली बात तो कि विलेय के कारण वाटर पोटेंशियल कम हो गए ना। अब प्योर वाटर का आपने 0 माना है ना, उससे कम हो गया, कमी तो 100% हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकलते हैं, कंक्लूजन ये निकलते हैं, पहला कंक्लूजन तो क्या निकलता है कि जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी विलियन है, तो सभी विलियन चाहे वो तनु विलियन हो, चाहे थोड़ा सा ही सोल्यूट ऐड किया हो, चाहे ज्यादा हो, सांद्र विलियन हो, चाहे कोई भी टाइप का विलियन हो, अगर विलियन हो गया तो अपन कहेंगे कि सभी विलियन जल की तुलना में, सभी विलियन जल की तुलना में निम्न यानी कम, निम्न जल विभव रखते हैं, जल विभव रखते हैं। सीधी सी बात है, सीधी बात में लिखूं, ऑल सॉल्यूशंस, सभी विलियन हैव, अब देखो यहां मैंने डिग्री लगा दी ना, कंपैरेटिव, कंपैरिजन कर लिया, लोअर वाटर पोटेंशियल किसकी तुलना में, देन प्योर वाटर। बोलो बेटा, पहला कंक्लूजन तो ये निकल गया, समझ गए। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है इस सोल्यूट पोटेंशियल का, यस बेटा, कि ये जो साइएस है इसका मान सदैव नेगेटिव होता है, इसका मान, दूसरा कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, पहला तो ये निकल गया, दूसरा क्या निकलता है कि इसका मान सदैव नेगेटिव, नकारात्मक होता है। यस बेटा, है ना, यानी साइएस इज ऑलवेज नेगेटिव, साइएस से दर्शाया ना आपने, तो साइएस इज ऑलवेज नेगेटिव।
और बेटा इधर ध्यान दो, एक एक चीज को जोड़ो यार, केस स्पष्ट पे आओ। जब शुद्ध जल का मानक ताप दाब पर आपने शून्य मान लिया, विलेय के कण, उस शुद्ध जल में विलेय के कण मिलाते ही, सोल्यूट पार्टिकल मिलाते ही उसके जल विभव में मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। जो कमी आती है उसी को आप सोल्यूट पोटेंशियल, विलेय विभव या प्राशन विभव कहते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकला कि सभी विलयन, कोई भी विलयन हो, सभी विलयन जल की तुलना में निम्न जल विभव रखेंगे, और मानक ताप दाब पर शुद्ध जल का जल विभव 0 है, तो निम्न जल विभव रखेंगे तो हमेशा उनका लोअर वाटर पोटेंशियल आएगा प्योर वाटर की तुलना में, तो इनका मान हमेशा क्या रहेगा, नकारात्मक। साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव ही आएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बेटा है। अच्छा सुनो, जितना तुम, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा मैं, जितना तुम सोल्यूट बढ़ाओगे, मोर सोल्यूट, है ना, जितना विलेय की मात्रा बढ़ाओगे मोर सोल्यूट है, जितना विलेय बढ़ाओगे अधिक विलेय, विलेय बढ़ाते जाओगे, विलेय बढ़ाते जाओगे तो मुक्त ऊर्जा में क्या आती जाएगी, कमी। तो लोअर साइएस, लोअर साइएस, ये निम्न होता जाएगा साइएस। अब निम्न किसमें, 0 से माइनस में कम होता जाएगा, -4, -5, -7, -8 है। तो क्या होता जाएगा ये, यानी लोअर, यानी माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी, यानी अपन कहते जाएंगे कि मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, अधिक नकारात्मक, नकारात्मक होता जाएगा। यस बेटा, बोलो बोलो, तो बताओ विलेय विभव आया ना समझ में, यस, मजा आया, बोलो क्लियर है बेटा। तो ये एक आपका केस क्या हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा फिर अपने एक बात कहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस बेटा, तो वो क्या कहेंगे, अब अपना उसको यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो वो बात क्या कहेंगे अपन, बेटा वो बात अपन ये कहेंगे कि गणितीय दृष्टि से, मैथमेटिकल अगर अपन देखें तो देखो अपन ने ओपी, अपन ने मोर सोल्यूट, अधिक विलेय, तो ओपी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था, ओपी को अपन ने बढ़ाया था, तो ओपी उतना ही प्लस हो गया था कि शुद्ध जल का प्राशन दाब 0 था, विलेय के कारण ओपी था, तो वो अंतर प्लस में होता गया था, उतना ही ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अपन एक बात कहते हैं कि देखो बेटा कि गणितीय दृष्टि से, मैथमेटिकल नेचर से अपन देखें, गणितीय दृष्टि से ओपी यानी प्राशन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशन दाब व ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी बेटा क्या, प्राशन विभव या विलेय विभव, प्राशन विभव का मान बराबर होता है, मान बराबर होता है। यस बेटा, बराबर होता है, लेकिन आप जानते हो, लेकिन परंतु साइन विपरीत होता है, परंतु चिन्ह यानी साइन विपरीत होता है ना। जैसे अपन ने कहा था ना कि डीपीडी बराबर ओपी, तो वो तो कमी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट थी ना, उसको आपने ओपी कहा था, तो मान लो +5 है, तो ये क्या होगा, -5। दोनों गणितीय दृष्टि से बराबर हैं, लेकिन साइन क्या है, विपरीत है। यस बेटा, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस बेटा। तो ये सारी बात आपकी हो गई। अब देखो अपन अगर एक विलयन के लिए देखें, तो फिर विलयन के लिए अगर अपन साई डब्ल्यू देखें, जल विभव देखें, तो हमेशा केवल केमिस्ट्री में मुक्त विलयन के लिए, सॉल्यूशन के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा हमेशा साई डब्ल्यू बराबर साई एस। और ये यहाँ साइन वो कभी दे या नहीं दे, यहाँ वो साइन दे या नहीं दे, हमेशा इसको क्या मानना है, नेगेटिव ही मानना है, क्योंकि साई एस सदैव और सदैव क्या होता है, नकारात्मक। तो साई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, साई एस। और वहाँ अपन ने क्या बताया था, डीपीडी बराबर ओपी। तो एक बात बताओ, साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस डीपीडी तो होता है, माइनस डीपीडी। तो बस वो जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस में शो हो जाएगी। अंतर ही तो बताना है, वहां 0 से प्लस का अंतर था, यहाँ 0 से माइनस का अंतर है, कुछ भी नहीं। यस बेटा, तो डीपीडी का अधिक यथार्थ
और यहाँ जल की मुक्त ऊर्जा को लेकर उष्मा गतिकी को लगाकर जल के फेवर में फिर जल की गति के लिए ये सबसे अच्छी अवधारणा हो गई फिर। यस बेटा, तो आपके पास में आया विलय विभव हो गया। क्या हो गया बताओ? विलय विभव। अब देखिए अपन चलेंगे केस थर्ड पे। यस बेटा, तो केस थर्ड क्या कहता है? फिर आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फर्स्ट था कि भाई मानक दाब दाब पर शुद्ध जल का 0। अच्छा, फिर आपने सोल्यूट ऐड किया, विलय मिलाया, विलय मिलाते ही कमी होगी सोल्यूट पोटेंशियल है। चलो, अब आपको विलियन दे दिया तो उसमें कमी तो होगी, लेकिन अब अगर आप उसमें और वाटर ऐड करते हो या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर था, मानक ताप दाब था, उसके अतिरिक्त दाब आप लगाते हो, तो अतिरिक्त दाब लगाते ही एक दाब विभव जो जल विभव को बढ़ाएगी, है ना। तो वो आपका क्या होता है? केस थर्ड में आप पढ़ोगे कि बेटा प्रेशर पोटेंशियल वो आपका होता है साई पी, प्रेशर पोटेंशियल। यानी दाब विभव, जो वहां आपने टीपी पढ़ा था, ट्रिगर प्रेशर, सही। तो देखो साई पी प्रेशर पोटेंशियल ये क्या कहता है कि देखो बेटा, या तो अपन ऐसे कहें विलियन के लिए कि शुद्ध जल, या अपन ऐसे कहें बेटा देखो शुद्ध विलायक यानी जो जल है। यस बेटा, तो शुद्ध जल या विलियन पर आपने क्या कहा था कि वायुमंडलीय दाब पर जो मानक दाब है उस पे 0 है, लेकिन शुद्ध विलायक जल या विलियन पर वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त, है ना बेटा, वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त अन्य दाब लगाने पर, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पर, अन्य दाब लगाने पर मुक्त ऊर्जा, जो जल की मुक्त ऊर्जा के मान में जो परिवर्तन आता है उसे दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। यस बेटा, अब ध्यान दो कि भाई विलियन का तो हमेशा नकारात्मक होता है, तो अधिक नकारात्मक से कम नकारात्मक हो जाएगा। जैसे आपने नहीं कहा था कि कोशिका के अंदर जल की डिमांड डीपीडी बराबर ओपी, तो बहुत ज्यादा डिमांड थी ओपी, लेकिन जैसे ही टीपी आया था तो ये माइनस हुआ था इसमें से, टीपी की डिमांड क्या हो गई थी? कम हो गई थी, है ना। अब यहाँ साई डब्ल्यू बराबर क्या है? माइनस डीपीडी, तो साई डब्ल्यू बराबर माइनस का साई एस ही है ना, माइनस का साई एस। अब अगर आप मान लो विलियन के लिए हमेशा नकारात्मक है, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन अतिरिक्त दाब लगाओगे तो इसमें प्लस हो रहा है, ये प्लस बढ़ता बढ़ता इस माइनस के बराबर हो जाए, मान लो माइनस का 5 और प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा? 0। वही तो बात हुई। यहाँ पर भी क्या था, ये मान लो 5 है, ये बढ़ते बढ़ते टीपी ज्यादा से ज्यादा बढ़कर कहाँ हो सकता है? ओपी के बराबर ही तो हो सकता है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो डीपीडी क्या हो जाएगी? डीपीडी क्या हो गई? 0। तो शुद्ध जल में तो फिर विसरण दाब का अंतर या न्यूनता बचती नहीं है ना, इसलिए यहां भी ये अधिकतम आ गया। तो देखो, अगर आप ये अतिरिक्त दाब अगर विलियन पे लगाओगे तो कम नकारात्मक हो जाएगा, और शुद्ध विलायक का 0 आपने माना था तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त दाब लगाओ तो फिर उसको क्या कर सकते हो? पॉजिटिव, वरना वैसे क्या होता है? 0 माना जाता है। खैर, इसको मैं और अच्छे से भी समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। यस, तो ये आपका दाब विभव है कि वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त अन्य दाब लगाने पर मुक्त ऊर्जा के मान में जो परिवर्तन आता है उसको आप दाब विभव कहते हैं। और ध्यान से सुनो, प्राय यह यूजुअली, मैं ऑलवेज नहीं कह रहा हूं बेटा, ऑलवेज नहीं कहा है मैंने यहां पर, प्राय यह धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? जल के योग या वियोग पर।
वियोग पर निर्भर करता है। तो प्राय ये धनात्मक ही होता है। कौन? प्रेशर पोटेंशियल। दो ही केस में अपन देखेंगे, एक तो अपन जब अपन लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ेंगे, लंबी दूरी का प्रवाह, तो जाइलम कोलम में जल ऊपर वाष्प उत्सर्जन से जल खींचा जाएगा, तो वहां तो खींचा जाएगा। जैसे आप जूस के गिलास में एक नली डालो स्ट्रॉ और खींचो जूस को, तो खींचा जाएगा वहां पर। तो आप जानते हो, एक तो अपवाद ये है, अपवाद कि जाइलम स्तंभ में, जाइलम स्तंभ में साई पी नेगेटिव होता है। और एक आप जानते हो, जब सेल में से एक तो कोशिका में अतिरिक्त पानी प्रवेश करे और एक सेल में जो जल है वही खत्म हो जाए, तो आप जानते हो प्लाज्मोलाइज सेल के लिए, जीवद्रव्य कुंचित प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए टीपी नेगेटिव होता है ना, तो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए साई पी क्या हो जाता है? माइनस। तो फिर तो जल की मांग और बढ़ जाएगी, क्योंकि और नकारात्मक हो जाएगा वो। नकारात्मक में नकारात्मक तो माइनस माइनस और बड़ा माइनस। अरे बोलो यस। तो ये बात आपकी हो गई। तो ये आपका हो गया बेटा प्रेशर पोटेंशियल। यस। अब सुने, विलियन के लिए तो आपने बता दिया था साई एस बराबर साई पी, लेकिन बंध तंत्र यानी कोशिका के लिए, बंध तंत्र या जैविक तंत्रों के लिए, जैविक तंत्रों के लिए देखना यहां पे है ना बेटा, जैविक तंत्रों के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए आप जानते हो कि कोशिका का जो रस होता है, कोशिका रस, कोशिका द्रव्य, पता है कि शुद्ध जल की तुलना में उसकी मुक्त ऊर्जा कमी होगी। अगर अपन शुद्ध जल या फिर अधिक जल विभव वाला विलयन जो कम नकारात्मक है, उससे अपन उसको फर्क कर दें तो पानी कोशिका के अंदर ही जाएगा। बात को समझे। लेकिन बेटा तुम जानते हो कि जैविक तंत्र के लिए फिर दोनों कारक आ जाएंगे, साई एस भी और साई पी भी, दोनों घटक इस साई डब्ल्यू को निर्धारित करेंगे। तो बंध तंत्र या जैविक तंत्रों के लिए इस साई डब्ल्यू को निर्धारित करने के लिए दोनों घटक आ जाएंगे, साई एस, ये तो हमेशा नकारात्मक है ही, लेकिन साथ में क्या जाएगा? साई पी, क्योंकि कोशिका में अतिरिक्त जल जाते ही इस नकारात्मक मान को कम करती जा रही है। और मैंने कहा ना कि जैसे ये माइनस का 5 है और ये साई पी बढ़ते बढ़ते कोशिका में जल प्रवेश करता जा रहा है, ये भी प्लस का 5 हो गया, तो साई डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0। यस। तो बंध तंत्रों के लिए या जैविक तंत्रों के लिए इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। और विलयन की बात हो जाएगी, मुक्त विलयन की, तो इसको अपन नहीं करेंगे, फिर अपन बाहर से ही अतिरिक्त दाब की बात करेंगे। यस बेटा, ये लो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अच्छा, आपने क्या कहा था? डीपीडी का अधिक यथार्थ है, तो साई डब्ल्यू बराबर माइनस डीपीडी मान लो। तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या था? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अगर यहाँ माइनस को अपन कॉमन लेंगे तो जानते हो इस पे तो माइनस आ जाएगा, माइनस ओपी माइनस ओपी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये लो, ये एक हो गया कि नहीं हो गया? और वैसे ये दोनों का मान बराबर है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में, चिन्ह विपरीत है बस। बोलो, तो डीपीडी का अधिक यथार्थ प्रदर्शन है कि नहीं है? बोलो बेटा। तो जैविक तंत्रों के लिए ये बात आपके सामने होती है। बात को समझे नहीं समझे? क्लियर बेटा? बोलो भी, जैविक तंत्रों के लिए। अच्छा, फिर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अपन फिर वही बात जो कोशिका की स्थितियां अपन पढ़ते हैं, कोशिका की स्थितियां यहीं पढ़ लेते हैं। जैसे बेटा आप जानते हो कि मैंने आपके लिए फिर वही डीपीडी के लिए दी थी ना, जैसे नॉर्मल टर्जिड सेल, सामान्य स्फीत कोशिका। अब सामान्य स्फीत कोशिका है नॉर्मल टर्जिड सेल, तो नॉर्मल टर्जिड सेल के लिए क्या था? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो नॉर्मल टर्जिड सेल के लिए तो क्या हो जाएगा? साई डब्ल्यू बराबर साई एस, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त पानी भी उसमें, क्योंकि टीपी वहां पर पॉजिटिव है, दाब विभव। यस। तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, सामान्य स्फीत कोशिका के लिए, है ना। और बिना कहे इसको हमेशा क्या वैल्यू देनी है? नेगेटिव। तो बिना कहीं लगाए चिन्ह, चाहे नहीं लगाए, है ना। तो ये आपकी बात हो गई। अब सुनो, आपने क्या कहा था कि यदि मैं उस नॉर्मल टर्जिड सेल को, सामान्य स्फीत कोशिका को शुद्ध जल में रख दूं, शुद्ध जल में, तो शुद्ध जल में रखते ही शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा ज्यादा है,
तो जल उस कोशिका के अंदर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अच्छा, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि उसको अगर आप प्योर वाटर में, शुद्ध जल में या हाइपोटोनिक में रख दो तो जल आता जाएगा ना। अब आता जाएगा तो उसके विलय विभव को, जो नकारात्मक है, उसको दाब विभव कम करता जाएगा। यस, तो वो कोशिका पूरी फूल जाएगी, फुली टर्जिड। तो फुली टर्जिड सेल, इन तब तक वो कोशिका जल लेती रहेगी जब तक ये साई डब्लू, तो फिर अपन करेंगे साई एस प्लस साई पी। तो साई एस की माइनस की वैल्यू इस साई पी की प्लस की वैल्यू के बराबर हो जाए। जैसे मैंने बताया था -5 और +5, तो फिर इसका साई डब्लू क्या हो जाएगा, 0, जैसे डीपीडी 0 हुई थी। यस बेटा। फिर आपने क्या कहा, दूसरी कंडीशन क्या, आप इस कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दो, हाइपरटोनिक यानी अतिप्रासरी विलयन में रख दो, अतिप्रासरी विलयन में रख दो। तो एक बार तो आपने क्या कहा था कि कोशिका क्या होगी, फ्लैसिड सलत हो जाएगी, फ्लैसिड सलत। अब सलत के लिए अतिरिक्त दाब है ही नहीं, टीपी क्या हो गया, 0, यानी साई पी 0 हो गया। तो साई डब्लू बराबर क्या रहेगा, साई एस, क्योंकि साई पी वहां पर क्या है, 0। तो साई डब्लू बराबर साई एस। और अगर वो जीवद्रव्य कुंचित हो गई, जीवद्रव्य कुंचित, तो जीवद्रव्य कुंचित के लिए तो टीपी नेगेटिव था ना, यानी साई पी इस कंडीशन में क्या था, माइनस था। अब साई डब्लू और नकारात्मक में चला जाएगा, बहुत अधिक नकारात्मक, तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, यानी साई एस भी माइनस में है और वो जो प्लस से माइनस आपका हो जाएगा तो वो भी माइनस में। तो ये माइनस माइनस वैल्यू जुड़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा मांग किसको होती है, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को। मान लो -5 और वो और माइनस में चला गया, मान लो -3 या माइनस, है ना, तो माइनस को 8, तो -8 से 0 पर आएगी, तो बहुत बड़ा अंतर लेना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जल की मांग किसको होगी, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को। किसको होगी, जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को। तो मैंने इसके भी ये सारे रिलेशन बता दिए। अब देखो बेटा, एग्जाम में क्या है, जैसे कई पेपर्स में कभी कभी क्वेश्चंस को क्या मिक्स करके दे दिया जाता है, तो आप टेंशन मत लेना कि कभी कभी ओपी टीपी दे दे, ओपी और टीपी, तो डीपीडी आपके पास है, डीपीडी, तो यार मस्त रहना ना, डीपीडी है तो माइनस, जितनी डीपीडी उसको माइनस करते ही वो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल। अरे बोलो, यही तो है ना। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं और जल की गति आपको हमेशा कहां से कहां करानी है, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। अब देखिएगा, मैं आपको यहां पर 3 कोशिका दे दूं, अरे यार ये वो विलय के फेवर में था, विलय विसरण दाब को कम कर रहा था, फिर विसरण दाब का अंतर क्या हो गया था, डीपीडी हो गया था। और यहाँ मुक्त ऊर्जा का अंतर, जल के फेवर में पढ़ रहे हैं अपन, केवल जल की गति, है ना, तो मुक्त ऊर्जा का अंतर क्या, जल विभव। तो आपने सेल ए बी सी 3 ले ली, यस बेटा। अब मान लो आपने ये सेल ए ले लिया, ये सेल बी ले लिया, ये सेल आपने सी ले लिया। अब हाँ, 2 में आपने क्या दे दिया, ओपी की वैल्यू दे दी, ओपी 16 है और टीपी यहाँ पर क्या है, 11। तो मैं एक पेन और लेता हूँ कि ओपी 16 और टीपी 11। फिर इसमें आपने क्या ले लिया, साई एस 12 और साई पी भी कितना, 12, सही। और फिर आपने एक वैल्यू ले ली कि साई एस यहां माइनस का 19 और यहां साई पी कितना, 17। तो देखो यहां तो जो माइनस की वैल्यू होती है हमेशा ही साई एस, तो ये प्लस साई पी बराबर हो गया, तो इसका तो जल विभव कितना आ गया, आप साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी लगाओगे तो जल विभव कितना आ गया, -12 और प्लस का 12, तो कितना हो गया, 0। तो सबसे अधिकतम हो गया ना। अरे बोलो, अब इसका आपको ओपीटीपी दे दिया तो घबराओ नहीं, ओपीटीपी दे तो डीपीडी निकाल लो, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो 16 माइनस 11, तो डीपीडी कितनी आई, 5। तो दिमाग लगा लो यार, ओपी यानी विलय ज्यादा है ना, तो दिमाग लगा लो, साई डब्ल्यू बराबर माइनस डीपीडी है, तो यहाँ साई डब्ल्यू कितना है, माइनस का 5, यस। और इसका साई डब्ल्यू कितना आएगा, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, तो माइनस का 19 प्लस का 17, तो साई डब्ल्यू बराबर -2, -2 आ गया ना।
बोलो, अब दिमाग लगा लो, सबसे अधिकतम जल विभव क्या है? 0। अब विलय के कारण कमी, तो 0 है, सी का था ना। अब ये बी, बात को समझे? तो बी का सबसे अधिकतम है, बी का क्या है बेटा? सबसे अधिकतम। तो अपन यहां ऐसे कहेंगे कि भाई बी से दोनों तरफ गति होगी, सी की तरफ भी होगी और ए की तरफ भी होगी। क्या होता है? बी से दोनों तरफ ए की तरफ भी दे दो और सी की तरफ, तो एक ही बात है ना। लेकिन फिर दिमाग लगाओ, देखो इससे कम जल विभव यानी ज्यादा ऋणात्मक किसका है? इसका है। बात को समझे? तो फिर सी से किधर आएगी? ए की ओर। सी से किधर आएगा? ए की ओर। ये लो, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की, मजा आ जाएगा आपको। बात को समझे? तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा जल विभव, वाटर पोटेंशियल। अच्छा सुनो, एक आधा घटक वहां और होता है, अपन बात नहीं करते उनकी। जैसे आप कुछ घटक है सुनोगे, साई एम क्या होता है? मैट्रिक्स विभव होता है साई एम, जैसे पृष्ठ तनाव के कारण आता है साई एम, लेकिन अपन जैविक तंत्र में कभी कंसिडर्ड नहीं करते हैं। वहां केमिस्ट्री में तुम साई एम जरूर पढ़ते होंगे, बट उसका कोई मीन यहां नहीं है जैविक तंत्र में। अच्छा, एक और समझा दूं मैं आपको कि साई जी क्या होता है? साई जी, तो साई जी होता है गुरुत्वीय विभव। साई जी आपका क्या होता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये साई जी गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल की मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखिए बेटा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हो, तो उसको आप क्या कहते हो? साई जी। अच्छा, जैविक तंत्रों के लिए, जो जैविक तंत्र के लिए तो केवल साई W बराबर साई एस प्लस साई पी होगा केवल। यस बेटा, तो जैविक तंत्रों के लिए साई जी लागू नहीं होता, क्योंकि वहां अपन केवल एक सेल की बात कर रहे हैं। यस बेटा, ये साई जी तो कब लागू होता है? जब जल की ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होनी चाहिए। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई लगभग 5 मीटर होनी चाहिए। तो फिर वहां अपन जब अपन आगे लंबी दूरी का प्रवाह करेंगे, तो वहां तो वाहिका और वाहिनी का निर्जीव होंगी, तो एक पाइप होगी वो, तो वहां पर तो एक एक जल के अणु जाएंगे नहीं, वहां तो सामूहिक प्रवाह बताया था अपन ने, बताएंगे वहां पर सामूहिक प्रवाह, तो वहां तो एक अलग ही प्रेशर काम करेगा, इसलिए वो बात नहीं करेंगे। इसलिए जैविक तंत्र पे साई जी लागू नहीं होता है ना। सुनना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा विभव में परिवर्तन हेतु जल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई 5 मीटर से अधिक होनी चाहिए। यस बेटा, तो एक कंप्लीट आपका हो गया जल विभव। यस बेटा, अब अपन एक मस्त टॉपिक लेते हैं, इम्बाइबिशन, अंतःचूषण क्या होता है बेटा? क्लियर? तो ऐसे इस जल विभव को ऐसे कंसेप्ट वाइज एनसीईआरटी से और बिल्कुल मन लगाकर ऊर्जा के हिसाब से, अंतर के हिसाब से, केवल अंतर, और दाब कभी नेगेटिव नहीं होता रे बेटा, केवल अंतर दर्शाया जाता है। तो अंतर के हिसाब से आप परिभाषा में पढ़ना और मस्त होकर अपन मात्र इसको क्लियर करना। अब अपन पढ़ते हैं इम्बाइबिशन, अंतःचूषण। हाँ तो देखिए बेटा, इम्बाइबिशन, अंतःशोषण। इम्बाइबिशन क्या होता है? अंतःशोषण क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अंतःचूषण नहीं बोलेंगे, अंतःशोषण यानी अवशोषणित होगा इसके अंदर। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं कि जलरागी जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जल से स्नेह करने वाले होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि जलरागी ठोस लेकिन सॉलिड, जलरागी ठोस कोलाइडी पदार्थों द्वारा, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यह जलरागी ठोस कोलाइडी पदार्थों की सतह पर तरल जल का या तरल जल अधिशोषित होकर अपन कहें बेटा कि अधिशोषित होकर फिर अवशोषित हो जाना,
अंतः शोषण कहलाता है ना बेटा। यानी बेटा जलरागी ठोस कोलाइडी पदार्थों की सतह पर तरल जल का अधिशोषित होकर फिर अवशोषित हो जाना, अधिशोषित होकर फिर क्या हो जाना, अवशोषण हो जाना, या मतलब अवशोषित हो जाना, अंतः शोषण मतलब इम्बाइबिशन कहलाता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अंतः चूषण कहलाता है। यानी सीधी सी बात अपन कहें बेटा कि जो जलरागी कोलाइडी पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, है ना, तो अपन कहें कि किसी पदार्थ के जलरागी ठोस कणों के द्वारा है ना बेटा, किसी पदार्थ के जलरागी ठोस कणों के द्वारा विलयन का निर्माण किए बिना ही, विलयन का निर्माण ही नहीं होगा, यहां पर विलयन का निर्माण किए बिना ही मैं कहूंगा बेटा आपको जल को अवशोषित करने की प्रक्रिया, अंतः शोषण कहलाती है ना बेटा। यानी पहले सतह पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एडजॉर्बेंट मतलब अधिशोषण, सतह पर आना, पृष्ठ सतह पर, फिर उसके बाद अंदर अवशोषण होना, है ना। और किसी पदार्थ के जलरागी ठोस कणों के द्वारा विलयन का निर्माण किए बिना ही, बिना सॉल्यूशन बने ही जल को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, अंतः शोषण। और आप जानते हो यह एक विशिष्ट प्रकार का विसरणी है, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि जल अपनी विभव प्रवणता, अधिक विभव से कम विभव, जल अपनी विभव प्रवणता के अनुसार ही गति करता है। तो एक प्रकार का क्या है बेटा, विसरणी है, लेकिन सॉल्यूशन विलयन के बिना ही वो गति करता है। तो जल अपनी विभव प्रवणता के अनुसार गति करता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई। यस बेटा, तो बिना विलयन बने ठोस कोलाइडी पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है ना, और जल अपनी विभव प्रवणता के अनुसार ही गति करता है। तो एक प्रकार का क्या है, विसरणी है। बात को समझे। और अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इस इम्बाइबिशन के अंदर दो चीज होती है। इस इम्बाइबिशन प्रोसेस में मैं यहां बता देता हूं, फिर वो वहां बात कर लूंगा। इम्बाइबिशन, अंतः शोषण, सॉरी मैं यहां से लिख देता हूं थोड़ा सा। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इस इम्बाइबिशन में अंतः शोषण, यहां देखिएगा कि दो चीज आपकी होगी। यस बेटा, सबसे पहले आपका होगा बेटा इम्बाइबेंट, यानी बेटा आप जानते हो कि इम्बाइबेंट अंतःशोष्य, सॉरी अंतःशोषक जो इम्बाइबेंट है। यस बेटा, यानी इम्बाइबेंट सीधी सी बात है कि जो ठोस पदार्थ जो अंतःशोषण में भाग लेते हैं, जैसे बीज है, शुष्क लकड़ी है, वो आपके कहलाते हैं अंतःशोषक यानी इम्बाइबेंट। अब बेटा देखो कि इम्बाइबेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, जलरागी कोलाइडी पदार्थ, और उसमें अंतःशोषण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, जलरागी कोलाइडी पदार्थ। अब देखो मैं यही बता देता हूं। यस बेटा, जलरागी कोलाइडी पदार्थ। अब तुम्हें पता है, अच्छे से आपको पता है कि सबसे ज्यादा वाटर होल्ड करने की या सबसे ज्यादा जल को अंतःशोषित करने की, अंतःशोषण करने की क्षमता किसमें होती है, आपने पढ़ा था ना, एगार, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से प्राप्त होता है। और सूक्ष्म जीव प्रयोगशालाओं में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है एगार। तो अगार से फिर पैक्टीन, प्रोटीन, स्टार्च और सेलुलोज। तो अगार में सबसे ज्यादा, फिर पैक्टीन है ना बेटा, पैक्टीन दूसरे नंबर पे, फिर प्रोटीन, फिर आप जानते हैं कि स्टार्च
और फिर आप जानते हैं कि सेलुलोज, तो सेलुलोज में इनसे सबसे कम अंतःशोषण की क्षमता। तो ये क्रम आ गए अगार अगार, पैक्टीन, प्रोटीन, स्टार्च और सेलुलोज। ये आपके इम्बाइबेंट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं बेटा? इम्बाइबेंट। जैसे अपन बीज की बात करते हैं तो बीज की जो बीज चोल है उसमें सेलुलोज है, लेकिन अंदर तो स्टार्च है ना। ये लकड़ी की बात करते हैं तो सेलुलोज है, तो अगार अगार है ना। और आप जानते हैं कि और भी हाइड्रोकोलाइड जो होते हैं ना, वहां पर एल्जीन रो बताए थे, पैक्टीन, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज। और फिर दूसरा आपका होता है बेटा, जो दूसरी चीज आपकी होती है ना बेटा, वो इम्बाइबेट। इम्बाइबेट यानी जो द्रव्य अंतःशोषित होता है, इम्बाइबेट। इम्बाइबेट यानी अंतःशोषित या अंतःशोष्य द्रव्य, जिस लिक्विड का अंतःशोषण होता है वो आपका होता है इम्बाइबेट। इम्बाइबेट आपका होता है। यस बेटा। तो अंतःशोषित जो तरल, और स्पेशली इनके लिए क्या होगा? जल। तो ये आपका होगा इम्बाइबेट। यस बेटा, अंतःशोष्य द्रव्य। तो बहुत अच्छी बात होगी ना। अरे बोलो भी, क्लियर है ना बेटा? तो आप समझ रहे हैं कि अंतःशोषक तो ये हो ही गए, और अंतःशोषित या अंतःशोष्य जो आपका लिक्विड है, क्या बेटा? लिक्विड। अच्छा, अब आप ध्यान दो कि भाई ये जो प्रक्रिया है अंतःशोषण के लिए निम्न दो परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो आप फिर क्या कहोगे? यहां कह दो उसको, यहां कंडीशन डाल दो, कंडीशन है ना। ये इसके और उसके बाद की बात करोगे तो कंडीशन डाल दो कि अंतःशोषण, इम्बाइबेशन के लिए, अंतःशोषण के लिए निम्न दो परिस्थितियों का होना आवश्यक है। दो परिस्थितियों का होना क्या है? आवश्यक है। क्या परिस्थिति होनी चाहिए भाई? पहली परिस्थिति बेटा आपके सामने है कि जल विभव प्रवणता। भाई एक विशेष विसरणी तो है, तो जल विभव प्रवणता तो होनी चाहिए। जल तो अपनी विभव प्रवणता के अनुसार ही जाएगा उच्च से निम्न की ओर, यानी एक प्रकार का विसरणी है तो जल विभव प्रवणता, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये होना जरूरी है। यस। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी अधिशोषक तथा तरल के बीच, ये जो अंतःशोषक, ये बोल दो चाहे आप चाहे अधिशोषक बोल दो, क्योंकि पहले अधिशोषण होता है सतह पे, फिर अवशोषण होता है। तो अंतःशोषक या अधिशोषक तथा तरल जो अंतःशोष्य है, अंतःशोष्य के बीच बंधुता, इन दोनों के बीच क्या होनी चाहिए बेटा? एफिनिटी होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। अरे बोलो, जैसे ध्यान दो, बंधुता जैसे लकड़ी या फिर ये जो एगार अगार, पैक्टीन, प्रोटीन ये हैं, तो ये किसके प्रति एफिनिटी करते हैं? वाटर के प्रति। किसके प्रति एफिनिटी रखते हैं बेटा? वाटर, है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल लें कि लकड़ी, तो लकड़ी जल के प्रति एफिनिटी रखी, ये सारे जल के प्रति रखेंगे। और जैसे लेकिन रबर आ जाए, अब आप रबर को जल में रख दो, थोड़ी फूलेगा। रबर किसके प्रति बंधुता रखता है? केरोसिन के लिए। तो अगर रबर ही आपके इम्बाइबेंट हो तो फिर वहां इम्बाइब्ड जल नहीं होगा, वहां केरोसिनरी आएंगे। लेकिन सामान्यतः अपन तो यहाँ पादप जल संबंध में जल और इन पदार्थों की बात करते हैं। तो जल विभव प्रवणता और अंतःशोषक, अधिशोषक तथा तरल के बीच एफिनिटी, बंधुता का होना आवश्यक है। बात को समझे? अगर ये प्रोसेसेस होंगी तो आप जानते हो, जैसे ऐसे इजीली मैं आपको बता दूं, जैसे बेटा यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इजी वे के अंदर मैं मूलरोम कोशिका का आपको उदाहरण देकर बता देता हूं, ताकि अच्छी बात भी हो। ध्यान से सुनना, ये यहां पे रहने देना ताकि आपके समझने में मदद करे। यस बेटा। अब देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एक अधिचरम की अतिवृद्धि, ये मूलरोम कोशिका है। एक कोश की अतिवृद्धि तो होती है ना मूलरोम, उसकी मान लो कि सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये लो जी। अब आप जानते हो बेटा कि ये सेल वाल है,
पेक्टोसेलुलोजिक होती है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, पैक्टिन ही तो है, सेल वॉल, तो यहाँ पैक्टिन है। अब बेटा यहाँ दिमाग लगाओ, देखो कि पहले जल के अणु मर्दा कणों के बीच, मर्दा जल, अभी आगे बताएंगे अपन, तो पहले इसकी सतह पे ये अधिशोषित होंगे, अधिशोषित, यस बेटा अधिशोषित होंगे, एडजॉर्बेंट, ये सतह पे आ गए जल के अणु, तो ये आप जानते हो कि अंतःशोषण, ये सतह पे आ गए। उसके बाद अंदर इनका क्या होगा, प्रासरण, तो जल का तो विसरण ही हो रहा ना भाई, प्रासरण भी तो जल का एक विशेष प्रकार का विसरण ही तो था। फिर आप जानते हो कि अंदर मूवमेंट होगी, तो आप जानते हो कि यहाँ फर्स्ट तो आपका हो गया इम्बाइबिशन, और ये जो सेकंड अंदर गया, ये सेकंड है, इसको अपन फिर क्या कहते हैं, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, बात को समझो। लेकिन इससे भी अगर अपन और एग्जांपल लें, जैसे बेटा वर्षा ऋतु के अंदर दरवाजे फूल जाते हैं ना लकड़ी, तो वो शुष्क होती है, कि बिना विलीन बने पहले लकड़ी की सतह के ऊपर ये जल के अणु आते हैं, अधिशोषित होते हैं, अधिशोषित, और फिर अंदर क्या होते हैं, धीरे धीरे अवशोषित होते हैं, तो फिर फूल जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में दरवाजों के कुंदे फूल जाते हैं, अभी रेनी सीजन है तो दरवाजे मुश्किल से बंद होते हैं ना, वो इसी कारण होता है ना, ये आपका इम्बाइबिशन ही होता है, बात को समझे। अब देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं कि अंतःचूषण संबंधी परिवर्तन, इस अंतःचूषण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अंतःचूषण संबंधी परिवर्तन। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो किसमें होगा बेटा, आयतन में, वॉल्यूम, क्योंकि जैसे ही जल अंदर जाएगा तो आयतन ही बढ़ेगा, बोलो आयतन परिवर्तन होता है, यस, आयतन, अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन परिवर्तन। अब अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर से एक दाब उत्पन्न होता है, उसको आप कहते हो अंतःशोषक दाब, अंतःशोषक दाब, आईपी, इम्बाइबिशन प्रेशर। अच्छा, एक हीट में भी परिवर्तन होता है, हीट, उष्मा में परिवर्तन, हीट में परिवर्तन होता है। तो ये सारे अंतःचूषण के संबंधी परिवर्तन हो गए। जैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो हीट में परिवर्तन कैसे होता है, हीट में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखिए, आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन, वॉल्यूम, ध्यान रखना, वॉल्यूम बढ़ता है जल अंदर जाएगा तो, और फिर इम्बाइबेशन प्रेशर भी बढ़ता है, और आप जानते हो कि मतलब फिर आप जानते हो कि हीट में जैसे कैसे परिवर्तन होगा। तो देखिए बेटा कि जैसे किसी ठोस कोलाइडी पदार्थ के ऊपर या लकड़ी के ऊपर, कोई भी ठोस कोलाइडी पदार्थ है, पहले जल अधिशोषित होता है, अधिशोषित, और फिर तुम जानते हो अंदर वो जल सतह से अंदर जाता है, यानी अवशोषित होता है। क्या होता है बेटा, अवशोषित, यस, है ना बेटा, अवशोषित होता है। तो आप जानते हैं बेटा कि मतलब इस दौरान ऊर्जा की मात्रा, क्योंकि सूखा है ना अंदर, तो ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है, ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में, हीट के रूप में, यस बेटा। जब अंदर, क्योंकि उसको अंदर गलता है ना, अंदर पानी जाता है, तो उसको आप क्या कहते हो, हीट ऑफ वेटिंग, गलन की उष्मा कहते हैं उसको, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की उष्मा कहते हैं, गलन की उष्मा। ये जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे ये एक लकड़ी का बड़ा पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है, जिसका वजन आप जानते हो 90 किलोग्राम है, और ये आप जानते हो कि अंतःशोषक है, अंतःशोषक मतलब इम्बाइबेंट, इम्बाइबेंट है ये, इम्बाइबेंट, यस। अब देखो इसकी सतह पर जल आया, अधिशोषित हुआ, फिर अवशोषित हो गया, तो 10 किलोग्राम जल था, 10 किलोग्राम जल, है ना बेटा। और फिर तुम जानते हो कि वो द्रव था, अंतःचूषित द्रव है, तो फिर आगे फिर टोटल अपने वजन लिया तो 99 किलोग्राम ही आया। इसका मतलब 1 किलोग्राम कहाँ गया, हीट ऑफ वेटिंग, उष्मा के रूप में उसका ह्रास हो गया, उष्मा के रूप में उसका क्या हो गया, ह्रास हो गया, यस बेटा। तो ये आप समझ रहे हो कि उसका वॉल्यूम कितना है, 99 ही आया, आयतन बढ़ा, लेकिन ये इतना आया कि एक कहाँ गया, उष्मा के रूप में उसकी हानि हो गई, समझ गए, ये बात आपकी हो गई।
अब देखो बेटा, अपन लास्ट इसके अंदर पढ़ते हैं कि भाई अंतःचूषण के या अंतःशोषण के उपयोग और महत्व है। अंतःशोषण के उपयोग और महत्व है, तो आ जाइए। अंतःशोषण के उपयोग और महत्व क्या है? इजीली बेटा दिमाग लगाओ आप, बिल्कुल इजी वे के अंदर। यही दे दो ना, इम्बाइबेशन के महत्व है वह उपयोग, इंपॉर्टेंस क्या और क्या क्या यूजेज है, समझ रहे हो? तो दिमाग लगाओ। जैसे वर्षा ऋतु में दरवाजे के कुंदे फूल जाते हैं, ऐसे ही प्रागैतिहासिक काल में तो क्या करते थे कि चट्टानों में कुछ होल बनाकर, छिद्र बनाकर लकड़ी डाल देते उसमें, उसको जल चलाते थे, तब जब फूलती थी ना, अंदर से आयतन बढ़ता था, तो चट्टानें टूट जाती थी प्रागैतिहासिक काल के अंदर, है ना। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊं बेटा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि जैसे बीज अंकुरण, बीज से नवोद्भिद का बनना, और बीज अंकुरित होकर कैसे जमीन को फोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है, वो आपको मैं बताऊं तो महत्व और उपयोग। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे सबसे पहले आप जानते हो कि उपयोग आपका हो जाएगा सीड जर्मिनेशन में। अब इसको समझिए, बीजांकुरण में, अंकुरण में। अब देखिए आपने अंतःचूषण का यहाँ क्रम दिया ना, ये काम में आएगा यहाँ पे, है ना बेटा। तो ध्यान दीजिएगा। देखो पहली बात तो आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सीड यानी बीज, बीज के दो भाग होते हैं। एक तो होता है सीड कोट, बीज आवरण, जानते हो ना, बीजांड के ऊपर अध्यावरण से बनते हैं बीज आवरण, सीड कोट। और अंदर आप जानते हो क्या होता है, एम्ब्रियो, भ्रूण। भ्रूण में भी आप जानते हो एक तो होता है बीज पत्र, कोटिलोडोन्स, बीज पत्र, और एक आपका होता है एम्ब्रियो एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष, जिसमें आपके होते हैं ना प्रांकुर और मूलांकुर। ये देखो मैं पूरा समझा देता हूँ आपको, हालांकि बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन बता देता हूँ। प्रांकुर मूलांकुर। अब सुनो, आपके सामने बेटा देखो ये सीड होता है, तो उसके अंदर ऐसे सीड कोट होते हैं पहले तो, बीजाणु सीड कोट, है ना। ऐसे जैसे आप देखते हो ना, दो कोटलेट ऐसे सीड कोट होते हैं। फिर आप जानते हो कि अंदर जैसे चने के बीज को आप अगर ऐसे खोलो तो दो बीज पत्र और ऊपर बीजाणु, और फिर आपका वो ऐसे क्रीम कलर का एक एम्ब्रियोक्सिस होता है, ऐसे प्रांकुर और मूलांकुर, है ना। तो आप दिमाग लगाओ, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि देखो इसमें बीज में तो क्या होता है, सीड कोट, ये तो सीड कोट समझना, देखो है ना, ये तो आप जानते हो कि सीड कोट। तो बीज में क्या होता है कि सीड कोट तथा कर्नेल, कर्नेल बोलते हैं उसके सेंट्रल पार्ट को, कर्नेल, कर्नेल बोलते हैं इसको एम्ब्रियोक्सिस को। तो बीज में सीड कोट तथा कर्नेल के बीच या कर्नेल में यानी भ्रूणीय अक्ष में, भ्रूणीय अक्ष में। तो बेटा देखो कि बीज में सीड कोट तथा कर्नेल भ्रूणीय अक्ष में विभेदात्मक, विभेदात्मक अंतःचूषण क्षमता होती है, अंतःशोषण क्षमता, यानी इम्बाइबेशन की अलग अलग क्षमता होती है। बताऊं क्यों? क्योंकि जो सीड कोट है ना, वो तो किसका बना है, सेलुलोज का, सेलुलोज है वहां पर तो, और जो भ्रूणीय अक्ष है ना, वहां पर कौन है, पैक्टीन। अब बताओ अच्छा अंतःचूषक कौन है, पैक्टीन। तो ये तो ज्यादा जल को ले लेगा, अंतःचूषित कर लेगा, और ये कम को करेगा। तो अंदर से आयतन बढ़ गया, तो अंदर से जो भ्रूणीय अक्ष है वो बीजाणु को तोड़ देगा, फोड़ देगा बीजाणु को। अरे बोलो, तो आप कहते हो कि विभेदात्मक अंतःचूषण के कारण, विभेदात्मक अंतःचूषण के कारण, विभेदात्मक अंतःचूषण क्षमता के कारण ये जो कर्नेल है, भ्रूणीय अक्ष, कर्नेल भ्रूणीय अक्ष बीजावरण को तोड़ देता है, बीजावरण को तोड़ देता है ना। और फिर मूलांकुर मर्दा में स्थापित हो जाता है, फिर रेडिकल ग्रो करता है, रेडिकल लिख लेना, मूलांकुर मर्दा में स्थापित हो जाता है और प्रांकुर ऊपर। और आप जानते हैं कि फिर तो ट्रिगर प्रेशर के कारण वो ऊपर मिट्टी को भी भेदता हुआ बाहर आ जाता है। बात को समझे नहीं समझे? तो ये एक तो बीज अंकुरण में, यस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यस बेटा। और क्योंकि जो बीज की
अष्टि है, अष्टि यानी भ्रूणी अक्ष, उसमें उच्च विभेदात्मक मतलब सॉरी उच्च अंतःचोषण होता है, अधिक अंतःचोषण होता है, बीजावरण में क्या होता है, कम। तो आप जानते हैं कि वो दाब उत्पन्न होता है जो उसको तोड़ देता है। और सबसे देखो एगार एगार यानी जो फाइकोकोलाइड होते हैं, फाइकोकोलाइड यानी जलरागी कोलाइड होते हैं एल्गी की सेल वाले में, उनको छोड़ के दूसरे नंबर पे अच्छा अंतःचोषक कौन है, पैक्टीन ही तो है। कौन है बेटा, पैक्टीन। अच्छा ऐसे ही क्या किया था कि प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में लकड़ी फूलती है तो लकड़ी का प्रयोग चट्टानों को तोड़ने में किया जा रहा था। तो बेटा ये आपका हो गया इम्बाइबिशन अच्छे से। यस बेटा। अब देखो आगे अपन एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से पहले अपन एक पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, वाष्पोर्जन को पहले पढ़ लेंगे। तो वाष्पोर्जन आप इस लेक्चर में पढ़ के आना बेटा, बहुत मस्त है। एनसीईआरटी के अंदर एक एक शब्द में क्वेश्चन है, एक एक लाइन वहां पर अच्छी लिखी हुई है। तो ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन पढ़ाएंगे बेटा, तो रंध्र की संरचना रे सारा पढ़ के आना। तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पढ़ाएंगे, फिर अपन लॉन्ग डिस्टेंस पे आ जाएंगे, है ना। तो ये इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।